Okay, जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. So, ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. okay जी, all of you are requested कि जब भी आप ज्वाइन करें तो म्यूट रखें अपने माइक्स को और इस तरह की कुछ हरकत वगैरह ना करें क्योंकि इट इज़ रिकॉर्डेड लेक्चर। तो अगर इफ समवन इज गोइंग, अगर कुछ गलती से भी कुछ और इंटेंशनली कुछ करेगा तो रिकॉर्ड पे आएगा, तो एहतियात करें। तो ओके, इज दिस योर क्लास फेलो? समवन इज गोइंग टू आस्क परमिशन। आयशा उमर, Yes, sir. kindly respond, female members. Aisha Umar is in your class? No, sir. Okay, there is a name as Aisha Umar. She is from outside the university and is going to enter the classroom. So I was just asking from you. She is in our classroom. Okay, Amma, क्या मसला है आपको? Assalamu alaikum, sir. Okay, ji. So today we will start with the demonstration of cooling system of an internal combustion engine. As one of the title of the experiment was to study the different systems of an internal combustion engine. So out of that, इनमें से एक कूलिंग सिस्टम भी है, कूलिंग सिस्टम। सर ये आपके पास स्लाइड्स नहीं है सर? I have slides and I will share it with all of you. Sir, Okay, heating sir. system मेरी में लिखाई समझ नहीं आ रही? Sir, जी जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर अगर यूनिवर्सिटी खुल जाए तो फिर दोबारा पढ़ेंगे, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस तरह ऑनलाइन में। जी बिल्कुल दोबारा पढ़ेंगे। थैंक यू फिलहाल आप सर। फिलहाल आप इस पे सोचें। वही बाकी पूछना था सर मैंने भी, बस ठीक है। ये स्टार्ट से पढ़ेंगे पूरा का पूरा सर? बेटा आप ये बात जहन में रखें कि यूनिवर्सिटी अगर लैब्स आपने जरूर फिजिकली पढ़ना है, ठीक है? वो यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन लेती है वी डू नॉट नो दैट, लेकिन आप लैब को फिजिकली परफॉर्म करेंगे किसी न किसी तरीके से। नहीं मीन अभी जब स्टार्ट आपको एंगेज किया, सर। मेरी बात कंप्लीट सुने। अभी आपको जी एंगेज सर। इसलिए किया जा रहा है ताकि अगर जितने टाइम के लिए भी आप लोगों को एंगेज किया जाए, अगर फॉर एग्जांपल 1 महीने के लिए आपको लाया जाए या 6 वीक्स के लिए लाया जाए या शायद पूरे सेमेस्टर के लिए लाया जाए, जौन सा भी स्केड्यूल हो, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में ऐसे ही हुआ था कि लोगों को लैब्स ऑनलाइन करवाई गई, फिर जब वो आखिरी 4-5 वीक्स के लिए उनको बुलवाया गया यूनिवर्सिटी में, तो ऑलरेडी उनको बैकग्राउंड प्रोवाइड किया गया था इन सब एक्सपेरिमेंट्स का, तो फिर एक ही फ्लो में सब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए। अभी सभी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब आप आए तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो बिफोर ज्वाइनिंग द क्लासरूम फिजिकली, ठीक है? सर थियरी भी वहाँ पर फिर पढ़ेंगे या नहीं इस चीज की सर? नहीं, थ्योरी Because थ्योरी वहाँ नहीं, पर थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? डायरेक्ट इक्विपमेंट पे जाएंगे और इक्विपमेंट पे ही जल्दी जल्दी डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे।
मतलब जो जो, तो जो भी हमारा हमारी तो हमारा तो वहाँ पर इस तरह क्लियर नहीं हुआ ना सर। ये चीजें ऑनलाइन में तो बिल्कुल क्लियर नहीं हुई सर। ये चीजें तो हमारी बिल्कुल क्लियर तो नहीं ठीक हुई है है। ना, वही वही वहीं पे ही क्लासरूम में डिस्कशन होगी ना। सर मसला ये है कि हमें मतलब तो आप, मतलब समझ में तो नहीं आ रहा बैकग्राउंड। अच्छा आपको समझ में ये नहीं आ सर रहा इसलिए तो ये कह रहा था, ये 1 वीक डिस्कशन हो जाए बेहतर। ठीक है सर, थैंक यू सर। और लैब रिपोर्ट सर, आपने एक बार बोला था लेकिन फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ लैब रिपोर्ट का सर। अच्छा लैब रिपोर्ट भी बनवाएंगे आप, ठीक है। अभी मैं आपको इसलिए अल्टीमेटली फाइनल इसलिए नहीं अनाउंस कर रहा क्योंकि आप आपकी फिजिकली मतलब आपकी इंटरेक्शन नहीं हुई है अभी, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड ये जी करूंगा कि आप जी अभी सर। से अपने लिए कुछ ना कुछ इनपुट आप अभी से डाल दें अपने लैब रिपोर्ट्स में, क्योंकि अगर आप अभी से कुछ ना कुछ उसमें डाल देंगे तो और फिर फिजिकली आगे का क्लासरूम में इंटरेक्शन होगी, उसके बाद फिर मजीद और इनपुट डालेंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी, बजाय सर इसके कि जब आप आएंगे। असल में हमें पैटर्न का नहीं पता सर कि किस तरह बनाए, क्या करे क्या नहीं करे। देश वाइज सर हम इसलिए नहीं ओके बना ठीक रहे है, अभी तक। ठीक है, ठीक है। उसके लिए मैं ये करूंगा कि मैं आपके साथ कुछ रूब्रिक्स शेयर करूंगा, ठीक है। सर अभी तक हुई 2-3 क्लासेस हैं सर। और यार वो मेरा मसला है ना, आई हैव टू कवर द कोर्स, ठीक है। सर तो आपकी आवाज आप, कट कट के आ रही है सर। सर ये अच्छे थे नहीं सर। सर बस अच्छा मंडे मेरी से आ आवाज, जाएं। जी मेरी नहीं आवाज आ आपकी रही है आवाज, सबको? आपको आपकी आवाज ठीक है, ये उसका प्रॉब्लम है सर। अच्छा बस ठीक है, अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं, इसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। Okay, so we are interested to study the cooling system of internal combustion engine, which is one of the fundamental systems नो सर, in an, स्ट्रिंग्स बज रहे हैं सर, कट कट के आ रही है। अच्छा सबके साथ यही प्रॉब्लम है? नो सर। आवाज आवाज ही ओके नहीं आ फिर रही। बेटा अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड भी होगी, ठीक है, तो आप बेफिक्र रहें। Okay, so we were discussing about the uh, I was saying about the cooling system of an internal combustion engine. Generally speaking, inside an internal combustion engine, a great deal of heat is produced. Engine normally produces around about 4,000 degree of heat in some cases, and this is achieved by the burning of air fuel mixture. When air and fuel is burned, so this much of heat can be produced. And the normal, just saying, normal operating flame temperature is around about 2000 degrees Fahrenheit. So you can imagine how much heat is generated inside an engine when air fuel is combusted. Now definitely some amount of heat is about the exhaust stroke of an internal combustion engine, and an exhaust stroke where we have got, let's suppose if this is piston cylinder arrangement, this is exhaust port. So in an exhaust event, all of the combustive fuel mixture is exhausted outside the environment through silencer. Now some amount of heat as a result of decompression is exhausted to the environment. We can agree with it. But some amount of heat, I mean to say, the major portion of heat still is inside of an engine. Now, how to remove that heat? How to remove this heat, I mean to say. So,
The purpose of cooling system is there are basically three objectives of cooling system. First objective is to operate the engine at an optimum temperature. Second objective is raise the temperature of engine up to optimum level. And the third is blow off heat. So the first is to operate the engine at an optimum temperature. Raise the temperature of engine. I mean to say, in a temperature initially the engine would be having low temperature. So one of the objective of cooling system is to raise its temperature up to the optimum level, and the third one is to blow off heat to the environment. So normally in practice, if someone says how to lower the temperature of something, so we normally say that the first approach could be we're going to blow some amount of air, blowing of air. And the second approach could be, generally speaking, pouring of water. In cooling system, we say there are two types of cooling system. One is known as air cooled system. The other is water cooled system. Now what happens in an air cooled system and what happens are, I would replace the term water by liquid. Liquid cooled system. In an air cooled system, the dominant factor which is involved in removing the heat is air. And we can absorb, I mean to say, we can see such type of examples in case of motorcycle engine. Where we have got an engine block, and that engine block is having extended surfaces. मोटरसाइकिल इंजन अगर आपने देखा उसके ऊपर कुछ extended surfaces लगी होती हैं. Now, why there are some extended surfaces on the motorcycle engine? This is just because to increase the surface area. When you are going to increase the surface area of anything, that would increase rate of heat transfer. That would definitely increase the rate of heat transfer. उससे heat जल्दी dissipate होगी. बनिस्बत इसके, if let's suppose आप उसी तरह का एक और block like same dimensions का, same material का, same conditions में, and you put both of these in the same situation. So the one which is having okay, now let's suppose this is 1, this is 2. One will be having the surface area of one is more, this is less.
So the rate of heat transfer are the body, the surface from which more heat will be dissipated will be 1, not number 2. This is because the interaction of air with surface 1 with the surface of, I mean to say this surface 1 is more compared to surface 2. क्योंकि वहां पे interaction of surface with the air compared to surface 2 is more, तो वहां पे heat dissipation जल्दी होगी. So that's why one of the approach for cooling of the engine is कि यहाँ हम extended surfaces हों, और उस extended surfaces का मतलब in other words ये है कि हम उसके heat transfer area को बढ़ाएं. The other approach is liquid cool system, where we use a liquid instead of air for the cooling of the engine. But this system works in a closed loop, liquid cool system. It works in a closed loop. By this I mean the liquid will start from one point, will go through some components, coming back toward its initial point. So somewhere else in the system or in the closed loop, heat will be added. It will take heat from, let's suppose this is 1, this is 2, this is 3. Just saying, at 1 it might get some heat, at 2 it might get some heat, and at 3 it is going to dissipate that heat. Specifically speaking about the liquid cooled system, what are its components, how it works, what is the procedure. So it mainly contains a radiator along with radiator pressure cape. There must be thermostat wall. There must be water jackets. There must be water pump. And anti-freezing agent. An anti-freezing agent. फोटो वगैरह दिखा दी सर, ऐसे समझ नहीं आती. जी सर इंटरनेट पे इसकी कोई फोटो वगैरह दिखा दें इस तरह, तो सर समझ नहीं आ रही. बेटा जी अब थोड़ा सब्र तो करें ना, मैंने तो लेक्चर खत्म नहीं किया. ठीक है, अब मुझसे आगे आगे चल रहे हैं. क्वेश्चन पूछ तो सकते हैं सर सर? जब इधर से समझ नहीं आएगी तो सर आगे किधर आप समझ आएगी. अगर थोड़ा वेट करें, अभी सबके साथ पिक्चर शेयर कर दूंगा. ओके सर. क्वेश्चन भी सर बाद में पूछें? जी जी, नोट कर लें अपने साथ. ठीक है सर. अच्छा जी. Now as far as radiator is concerned, what is radiator, how it works, what is working principle. Okay, the flow sheet diagram of cooling system. अच्छा, फ्लो शीट डायग्राम क्या होता है? ये सर मैं सिर्फ ब्लैक बॉक्सेस बना रहा हूँ. ठीक है सर, मैं सिर्फ इसको लेबल कर रहा हूँ कि ये फलानी चीज है, ये फलानी चीज है. बाकी सिस्टम के ऊपर हम अब चल रहे हैं. ठीक है, जो साहेब आप पूछ रहे थे, मुझे इनका नाम
नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इनको कहें थोड़ा सा वेट कर लें, भी आप देख लेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। मिसाल के तौर पे दिस इज इंजन ब्लॉक। इंजन ब्लॉक किसे कहते हैं? ठीक है, इंजन ब्लॉक इज दैट एरिया जिसको हम कहते हैं कि इट इज द फाउंडेशन ऑफ इंजन। फाउंडेशन ऑफ इंजन, फाउंडेशन ऑफ इंजन का मतलब ये है कि इंजन के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब इसी के ऊपर माउंट होंगी। अगर इंजन ब्लॉक है तो हमारे पास पिस्टन भी होगा, हमारे पास क्रैंक शाफ्ट भी होंगे, केम शाफ्ट भी होगा, ठीक है, और सिलेंडर्स भी होंगे, वाटर जैकेट्स भी होंगे, जस्ट नेम इट। इंजन के जितने फंडामेंटल पार्ट्स हैं वो सब के सब इसी के ऊपर माउंट के होते हैं, करते हैं, इसलिए हम इसको फाउंडेशन ऑफ एन इंजन भी कहते हैं, इंजन ब्लॉक। अब नॉर्मली कंबशन जो होगी वो इंजन ब्लॉक के अंदर ही होगी, क्योंकि इंजन ब्लॉक के अंदर ही यहाँ पे पिस्टन्स होंगे, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होंगी यहाँ पे, तो कंबशन हो रही होगी डेफिनेटली यहाँ पे। अब उसी कंबशन के रिजल्ट में हीट की जनरेशन होगी, और ये मैंने क्लोज लूप बनाया है कूलिंग सिस्टम का। दिस इज नोन एज थर्मोस्टेट, दिस इज नोन एज वाटर पंप, दिस इज रेडिएटर। होना यह है कि जो कूलेंट है या जो लिक्विड है, या इसको मैं वाटर कह दूंगा, और आपको समझाने के लिए, तो वाटर होगा दैट विल गो थ्रू द इंजन ब्लॉक। इंजन ब्लॉक में से इसने पास होना है। कैसे पास होना है? इंजन ब्लॉक के अंदर स्पेशल पाथवेज हों जिसमें से इस वाटर ने पास होना है। उनको हम क्या नाम कहेंगे? दीज आर नोन एज वाटर जैकेट्स। अब कूलेंट जब वहां से पास होगा, दैट विल गो टूवर्ड्स द थर्मोस्टेट वाल। थर्मोस्टेट वाल में से या तो ये नीचे डाइवर्ट होगा, या ये बिल्कुल सीधा जा रहा होगा। नाउ कब इसने सीधा जाना है, कब ये नीचे की तरफ डाइवर्ट करेगा? जब इंजन का टेम्परेचर कम हो, लो हो, टेम्परेचर इज लो, देन इट विल रिवर्स बैक। और जब इंजन का टेम्परेचर ज्यादा है तब जाके ये कूलेंट आगे जाएगा टुवर्ड्स द रेडिएटर, और रेडिएटर में इसकी कूलिंग होगी। कैसे होगी मैं उस पर आ रहा हूँ, ठीक है। और रेडिएटर के बाद, क्योंकि एक क्लोज सिस्टम है, तो इस सिस्टम में कूलेंट को सर्कुलेट करने के लिए देयर मस्ट बी सम पंप मैकेनिज्म जो कि इस कूलेंट को सर्कुलेट करता रहे। अब चलते हैं नंबर बाय वन, हर एक को डिस्कस करते हैं कि रेडिएटर क्या बला। तो हियर इज रेडिएटर। These are some of the sectional views of a radiator. So you may see that this radiator is having some special geometry inside it. If अगर मैं इसी radiator को front view से draw करने में interested हूँ, तो how it will look like? Radiator is having two sections. This is, let's suppose, the front view of radiator. So इसका एक upper portion होगा, and one is its lower portion. तो अगर आप मजीद देखें तो रेडिएटर में से कुछ स्पेशल टाइप की ट्यूब्स होंगी, रेक्टेंगुलर ट्यूब्स, जो कि यहाँ पे थोड़ा एग्जेजरेट करके मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं।
यहाँ पे आप ये ट्यूब देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर ट्यूब है, ठीक है, फ्रॉम टॉप टूवर्ड्स द बॉटम। मजीद इसमें रेडिएटर में अगर आप देख लें तो इन रेक्टेंगुलर ट्यूब्स की फिर आपस में कुछ इंटरेक्शन है, कुछ स्पेशल टाइप की ज्योमेट्री है जिसको हम कहते हैं फिन्स, कहते हैं फिन्स। अच्छा जी, दिस इज द रेडिएटर, दिस इज अपर पोर्शन। और इस अपर पोर्शन, ये मतलब इसमें क्या होना है, दिस यहाँ पे इंजन का जो हॉट कूलेंट है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, हॉट कूलेंट फ्रॉम इंजन। इंजन में से जब कूलेंट की हीटिंग होगी बिकॉज ऑफ द कंबशन, तो वो सीधा यहाँ पे आएगा। और इसका जो लोअर पोर्शन है यहाँ आउटसाइड, ये यहाँ पे इसका टेम्परेचर डाउन हुआ होगा और इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स द इंजन ब्लॉक। We also say that radiator is known as heat exchanger. Heat exchanger. तो जी heat exchanger क्या बोला है? Heat exchanger is that component which facilitates heat transfer by between two fluids by avoiding mass transfer। सीधी सी बात है, रेडिएटर को हम हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं। हीट एक्सचेंजर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कूलेंट का उसका इंटरेक्शन हो रहा है विद द आउटसाइड द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो एयर है उसके साथ इसकी इंटरेक्शन हो रही है। जाहिर बात है बाहर एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो लो है कंपेयर टू दिस वन। एज अ रिजल्ट ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस हीट ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर कब होता है? जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस हो। लेट्स सपोज यहाँ पे 100 डिग्री है और यहाँ पे है 500 डिग्री, तो हीट ट्रांसफर will be traveling, heat transfer will occur in the direction from 500 towards the 100। तो जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, ज्यादा से कम की तरफ जा रहा होगा। Same is the case with the radiator. Radiator is having high temperature coolant. अब वो high temperature coolant कहाँ से आया है? That comes from the engine। अच्छा, वो जब वो यहाँ पे let's suppose आ रहा है, so that will come over here। Now it means this red lining means that the temperature of that coolant is very much high। Now it has to be, इसके साथ हमने कुछ करना है ताकि इसका टेम्परेचर हम किस तरह से लो कर लें। और क्यों लो करने में इंटरेस्टेड हैं? इसलिए लो करने में इंटरेस्टेड हैं कि हम इस कूलेंट को दोबारा रीयूज करें किसी न किसी तरीके से। What will happen? This coolant will flow through the rectangular tubes। यहाँ इसके साथ इंटरेक्शन है और ये नीचे की तरफ आ रहा है। We all know that these are fins। ये सब के सब फिन है। और इससे पहले फिन के बारे में बतलाया गया कि फिन क्या बला है। फिन इज एक्सटेंडेड सरफेस। और एक्सटेंडेड सरफेस से क्या मतलब हुआ? एक्सटेंडेड सरफेस का मतलब ये है कि हम ये एक्सटेंडेड सरफेस बनाना इंटेंशनली इसलिए है ताकि हम चाहते हैं कि सरफेस एरिया ज्यादा हो।
जब सरफेस एरिया ज्यादा होगी तो एयर के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगी। जब एयर के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगी इसका मतलब ये हुआ कि हीट ट्रांसफर जल्दी जल्दी हो रहा होगा। नॉर्मली रेडिएटर आपने गाड़ियों में देखा होगा, इट इज एक्सपोज्ड आउटसाइड द एनवायरनमेंट किसी न किसी तरीके से। तो जब इसको हम एक्सपोज करते हैं तो जब भी गाड़ी जा रही है एंड इंजन स्टार्टेड, लेट्स सपोज द व्हीकल इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, सो एयर विल स्ट्राइक ऑन ऑल दीज एरियाज। और बल्कि स्ट्राइक नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे जितनी भी एम्प्टी एरियाज आपको नजर आ रही हैं इन सब एरियाज में से पास थ्रू करेगा, व्हिच इज नोन एज क्रॉस फ्लो एयर। इसको हम कहते हैं क्रॉस हीट एक्सचेंजिंग भी कहते हैं, क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंज। अच्छा, जब एयर यहां से पास हुआ तो इसकी इंटरेक्शन रही फिन के साथ। फिन की इंटरेक्शन है विद रेक्टेंगुलर ट्यूब्स के साथ। ट्यूब की इंटरेक्शन है विद द हॉट कूलेंट। अब जब कूलर का टेम्परेचर है ज्यादा तो उसका इफेक्ट होगा ट्यूब पे, ट्यूब का इफेक्ट होगा फिन पे, और फिर की इंटरेक्शन है विद एयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एयर इसके थ्रू पास हो रही है दैट इज गोइंग टू टेक अवे द हीट फ्रॉम दिस लिक्विड, उस लिक्विड से हीट को ब्लो ऑफ कर रहा है। और जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा होगा तो इसका टेम्परेचर कम हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। और ये जो रेक्टेंगुलर ट्यूब जो अभी आपको ज्यादा एग्जेजरेट करके दिखलाई गई है, ये बहुत ही बारीक ट्यूब होती है, बहुत ही बारीक ट्यूब्स। तो इसमें से जो भी लिक्विड इसमें से पास थ्रू हो रहा होगा तो उसकी असल में इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इसका जो कूलिंग रेट है वो ज्यादा होगा, तो जल्दी जल्दी इसकी कूलिंग होगी। एंड लेट्स सपोज इट इज गोइंग टुवर्ड्स द लोअर पोर्शन ऑफ द रेडिएटर, तो इसका टेम्परेचर कंसिडरेबली कम हुआ होगा, बहुत ही कम हुआ होगा। जब ये यहाँ पे पहुंच चुका होगा, यहाँ पे टेम्परेचर लो 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 और बहुत ही ज्यादा कम होगा। अच्छा, अब यहाँ पे तो जो 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 कूलेंट पहुंचा है, नाउ इट इज स्टेइंग ओवर हियर, इट इज स्टेइंग ओवर हियर। नाउ बिकॉज यहाँ पे तो चूंकि पंप लगा है तो पंप विल सक इट, विल फोर्स इट एंड विल पुश इट टुवर्ड्स द अदर सेक्शन। ये तो हुआ यहाँ तक तो रेडिएटर की कहानी है। रेडिएटर क्या है जी? इट इज वर्किंग एज, इट एक्ट एज ए हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का काम यह है कि इट हैज टू फैसिलिटेट हीट ट्रांसफर बिटवीन टू फ्लूइड्स। तो यहाँ पे दो फ्लूइड्स कौन कौन से हैं? वन इज वाटर जिसको हम कूलेंट कहते हैं, एंड द अदर इज एयर। तो इन दोनों की आपस में हीट ट्रांसफर की इंटरेक्शन तो हो रही है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो रहा। मतलब ऐसे नहीं हो रहा है कि एयर वाटर के साथ मिक्स हो रही है, बल्कि वाटर अलग से ट्यूब में ऐसे चल रहा है और एयर बाहर बाहर से इसके साथ टकरा के इससे हीट टेक अवे कर रहा है और बाकी वो ब्लो अप हो रहा है। दो सेक्शंस है रेडिएटर के। अपर सेक्शन जो है दैट इज कनेक्टेड विद द इंजन ब्लॉक, और लोअर सेक्शन जो है वो भी इंजन ब्लॉक के साथ ही कनेक्टेड है लेकिन दरमियान में पंप भी है। तो अपर पोर्शन में हॉट फ्लूइड आएगा, लोअर पोर्शन में कूल फ्लूइड दोबारा रिसर्कुलेट करके इंजन ब्लॉक में जाएगा। अच्छा जी, अब इसी रेडिएटर के साथ एक और नेसेसरी कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं रेडिएटर प्रेशर केप। रेडिएटर प्रेशर केप, बल्कि इसको फिलहाल छोड़ें, तो मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। एक और चीज है जिसको हम कहते हैं थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट वाल्व। ये जी थर्मोस्टेट वाल्व,
थर्मोस्टेट वाल्व के दो पिक्चर्स आपको दिखलाए गए हैं. One of the picture is which is at the left side. This one. This is the position of the thermostat when the engine को आपने अभी स्टार्ट किया है और इंजन का टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ नहीं है. और ये दूसरा पिक्चर जो है ये तब का है जब इंजन की सही तरह से हीटिंग हुई है. तो ये वाली कंडीशन कब होगी, आई मीन टू से यहाँ पे ये कंडीशन कब होगी 1 वाली, और 2 वाली कब होगी. जैसे ही आपने इंजन को स्टार्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है मोटर आउटपुट, यहाँ पे क्या लिखा है इंजन इनलेट. अच्छा, अब ये यहाँ पे फ्लूइड आ रहा है, ये आपको जो येलो कलर में एरोज नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली फ्लूइड, आई मीन टू से कूलेंट. इस कूलेंट की इस थर्मोस्टेट वाल्व के साथ इंटरेक्शन हो रही है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है. थर्मोस्टेट वाल्व है क्या भला? थर्मोस्टेट वाल्व उस किस्म का वाल्व है जो कि ऑपरेट होता है बेस्ड ऑन द ऑपरेशन ऑफ द आई मीन टू से based on the temperature. The more the temperature or the more it is nearer towards the design temperature, the more it is chances के ये ऑपरेट हो और ये ओपन हो. इसके अंदर है क्या भला? अगर आप इसको देखें, स्पेसिफिकली इस जगह को देखें, दिस इज थर्मोस्टेट वाल्व. ये भी थर्मोस्टेट वाल्व है और ये भी थर्मोस्टेट. थर्मोस्टेट वाल्व के अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं वेक्स पेलेट. बेसिकली यहाँ पे ये एरिया जो है, यहाँ पे वेक्स पड़ा होता है जिसको हम मोम कहते हैं, मोम. नाउ डेफिनेटली मोम का जब टेम्परेचर लो होगा तो इसकी कुछ ना कुछ शेप होगी एंड इट वुड बी इन सॉलिड शेप. जाहिर बात है डिफरेंट टाइप की वैक्सेस होती हैं. किसी वैक्स का टेम्परेचर कम होगा, लेट्स सपोज शायद ये 200 डिग्री पे भी मेल्ट करे या 150 डिग्री पे भी मेल्ट करे या 100 पे डिग्री पे भी मेल्ट कर सकता है, 50 पे भी डिग्री मेल्ट कर सकता है. So it is not that ordinary wax, स्पेशल किस्म का वैक्स होगा. लेकिन बहरहाल जो भी है इसकी मेल्टिंग होनी है. वैक्स हैज टू मेल्ट. अब इस कंडीशन में जो कि लेफ्ट साइड वाला पिक्चर आपको नजर आ रहा है, इस कंडीशन में वैक्स पेलेट की मेल्टिंग नहीं हुई, मेल्टिंग एक्शन नहीं हुआ अभी तक. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंजन का जो टेम्परेचर है इनिशियली जब आपने गाड़ी स्टार्ट की तो उसी टाइम वैक्स का टेम्परेचर इतना बड़ा नहीं है कि ये मेल्ट हो, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर अचीव ही नहीं हुआ. नाउ व्हेनेवर इट अचीव्स द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द वैक्स पेलेट, तो होना यह है कि वैक्स ने मेल्ट होना है. जब वैक्स मेल्ट होगा तो मेल्टिंग की वजह से इसकी एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन. तो अभी दूसरे पिक्चर में देखें, ये ऊपर की तरफ चला गया है, a bit upper than this one. As a result of this, आप इसको देखें जरा और इसको भी देखें, ये नीचे की तरफ आया है तो ठीक है, तो इस कुछ स्पेसिंग मिली है इसको. इसका मतलब ये हुआ कि ये मेल्ट होके ये नीचे की तरफ आ जाएगा और then we will be having some space. तो स्पेस में से जो कूलेंट है वो बाहर की तरफ जा सकता है. अब ये कंडीशन वो है कि इंजन को स्टार्ट किया है आपने, लेकिन इंजन का टेम्परेचर बड़ा नहीं है, तो वो रीसर्कुलेट करके वापस इंजन ब्लॉक में आ रहा है, बजाय इसके कि ये सीधा यहाँ से रेडिएटर की तरफ चला जाता, रेडिएटर आउटपुट या रेडिएटर की तरफ चला जाता, और रेडिएटर की तरफ नहीं जा रहा बल्कि
वो रिवर्स ब्रेक हो रहा है। अब इस कंडीशन में देखें ये बिल्कुल रेडिएटर की तरफ जा रहा है। तो रेडिएटर की तरफ ये कब जाएगा? जब आप वैक्स को मेल्ट करेंगे। अब आप मेल्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब कूलेंट का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाए ताकि वो वैक्स पेलेट मेल्ट हो जाए। जब इसकी मेल्टिंग हुई डेफिनेटली इट विल ओपन एंड जारी बात है फिर आगे की तरफ कूलेंट ने जाना है। एक और कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं जी पंप, या पंप से भी इस वक्त जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो उसको हम कहते हैं रेडिएटर प्रेशर केप। रेडिएटर प्रेशर केप radiator pressure cape lies above the radiator। ये एग्जैक्टली रेडिएटर के ऊपर ही होगा, और रेडिएटर के अंदर जितना भी कूलेंट है या फ्लूइड है या जो भी मैकेनिज्म है उसको रेडिएटर प्रेशर केप के थ्रू ही हम कंट्रोल करते हैं। इट विल बी लाइंग अबाउट, यहाँ पे होगा रेडिएटर प्रेशर कैप विल बी ओवर हियर। अब इसने कैसे ऑपरेट होना है? रेडिएटर प्रेशर केप is having two type of valve। एक को हम it is also known as ये दो तरह से ऑपरेट हो सकता है। एक इसके अंदर लगा होगा वैक्यूम वाल्व जो कि आप नीचे देख सकते हैं, और एक लगा है प्रेशर वाल्व। तो इसने दो तरह से काम करना है। अगर सिस्टम के अंदर प्रेशर बढ़ गया है, आई मीन टू से पूरे के पूरी कूलिंग सिस्टम में प्रेशर बढ़ गया है, तो इट कैन रिलीज द प्रेशर by opening of the pressure valve। और अगर ऐसा हुआ है कि सिस्टम के अंदर प्रेशर कम हुआ है and let's suppose it needs some amount of fluid or coolant, so the vacuum valve will open and it will suck the fluid from an area। ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा कहाँ से इसने फ्लूइड को रीसक करना है। इसका मतलब ये हुआ कि it is a spring loaded valve। we can just say it is a spring loaded valve। मैकेनिज्म है इसमें, स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म है। और जस्ट सेइंग कि लेट्स सपोज 15 psi पे इसने खोलना है, क्योंकि नॉर्मली जो हमारा प्रेशर है वो तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो मैं लेट्स सपोज ये कहता हूँ कि इसने खोलना है एट अ स्पेसिफिक प्रेशर, क्योंकि इसकी डिजाइनिंग ऐसी की गई होगी, इसकी स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म की डिजाइनिंग ऐसी की गई होगी, इट विल बी ओपनिंग एट अ सर्टेन प्रेशर। Now let's suppose that pressure is 15 psi। यहाँ पे ये हुआ लेट्स सपोज रेडिएटर। रेडिएटर के टॉप पे बना हुआ है रेडिएटर प्रेशर कैप। अगर इस रेडिएटर प्रेशर केप को अगर आप गौर से देखें तो इससे एक और छोटी सी एक पाइपिंग की हुई होगी, और यहाँ पे एक छोटा सा टैंक होगा जो नॉर्मली बॉक्स जो कि एक प्लास्टिक से बना हुआ होगा। लेट्स सपोज द प्रेशर इनसाइड द सिस्टम इंक्रीजेस। ये अपर पोर्शन है और ये हुआ लोअर पोर्शन। प्रेशर इनसाइड इंक्रीजेस, कैसे इंक्रीज होगा? टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी ज्यादा बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो होना ये है कि प्रेशर वाल्व ने ओपन होना है। इट विल ओपन, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें इसको, ये प्रेशर वाल्व जो है ऊपर की तरफ जाएगा, इट विल ओपन। अच्छा, जब ये इसने ओपन होना है तो जो कूलेंट है या जो फ्लूइड है जो कुछ है वो यहाँ पे इसी टैंक में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर रिलीज हुआ, टेम्परेचर भी डाउन होगा, प्रेशर भी सिस्टम का थोड़ा सा कम हुआ। और साथ साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि नॉर्मली वाटर बॉइल्स एट
100 डिग्री एट 1 atm। जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, when pressure is more, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो रेज। अब अगर हम जस्ट से एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 100 डिग्री पे बॉयल हो वाटर, तो यहाँ जाहिर बात यहाँ पे फिर बबल्स होंगे। जब बबल्स होंगे, बबल्स का इशू ये होगा कि बबल्स की वजह से एयर सिस्टम के अंदर जो हीट ट्रांसफरिंग कैपेबिलिटी है या इसकी जो कैपेसिटी है वो कम होगी, दैट विल बिकम लो, बिकॉज वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज कंपेयर टू द एयर। एयर नॉर्मली वर्क्स एज एन इंसुलेटर। तो इस सिस्टम के अंदर अगर बबल्स होंगे तो फिर उससे मसला ये होगा कि बबल्स के अंदर तो एयर होगा, अब इसकी इंटरेक्शन जब हर जगह पे होगी तो सही तरह से ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा, और इसकी वजह से इशू ये होगा कि सिस्टम की कूलिंग एफिशिएंटली नहीं हो सकी, फिर नहीं होगी। अच्छा, हाई प्रेशर की वजह से तो कूलेंट यहाँ पे आया। अब लेट्स सपोज इंजन का टेम्परेचर कम हुआ है, आप चले गए हैं, ठीक है, और टेम्परेचर भी डाउन हुआ है, एंड द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम से तो पानी चला गया है, कूलेंट इज ओवर हियर, स्टेइंग ओवर हियर। तो इसी प्रेशर वाल्व में, रेडिएटर प्रेशर केप जो है, इसी में ही एक और वाल्व है जिसको हम कहते हैं वैक्यूम वाल्व, जो कि ये है वैक्यूम वाल्व। दिस वैक्यूम वाल्व विल कम डाउन, दिस वैक्यूम वाल्व विल कम डाउन। ये कब नीचे नीचे की तरफ आएगा? ये नीचे की तरफ कब आएगा? व्हेन, जब स्टेइंग का प्रेशर मोर कंपेयर टू दिस, and as we know that because of the pressure difference, due to pressure difference, mass transfer always occur। प्रेशर ज्यादा, प्रेशर कम, तो यहाँ पे आएगा, लेकिन ये कब होगा? जब यहाँ का प्रेशर कम होगा बनिस्बत इसके। तो रेडिएटर प्रेशर केप हैज, हम इसको नॉर्मली ये भी कहते हैं कि इट इज वर्किंग एज, इट रेगुलेट्स प्रेशर। तो रेगुलेट्स प्रेशर का मतलब ये है कि प्रेशर को कम भी कर सकता है और अगर जरूरत हो तो ज्यादा भी करेगा। कम इन केस ऑफ वैक्यूम और ज्यादा इन केस ऑफ प्रेशर वाल्व। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम में जाहिर बात है आपको एक पंप की भी जरूरत होगी। you need a pump for circulation of water। कौन सा पंप यूज करेंगे? इट डिपेंड्स ऑन आवर रिक्वायरमेंट। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? अगर हम ये चाहते हैं, अगर लेट्स सपोज जो कूलेंट है वो डेंस है, जो कि नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन ये मैं से कह रहा हूँ, अगर ये डेंस है और अगर हमें उस कूलेंट को हाइट पे पहुंचाना है, तो हम जो पंप की सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा पंप हम सेलेक्ट करें, वो कुछ और होगा। अब अगर रिक्वायरमेंट ये है कि डेंस भी नहीं है और मुझे ऐसा पंप चाहिए जो कि मास फ्लो रेट उसका ज्यादा हो, मतलब ये कि वो फ्लूइड को जल्दी जल्दी सर्कुलेट करता रहे, तो उस केस में पंप की रिक्वायरमेंट ही हमारी रिक्वायरमेंट ही डिफरेंट, तो पंप की सिलेक्शन भी डिफरेंट होगी। इस केस में चूंकि हमारे पास नॉर्मली वाटर है और ज्यादा से ज्यादा वाटर के साथ हम एंटी फ्रीज मिक्सचर में लाते हैं, तो जो पंप हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज इम्पेलर पंप, या इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप भी कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप ये कैसे काम करता है? अगर आप इस पिक्चर को एक नजर देखते हैं,
इसमें से आपको इम्पेलर नजर आएगा, ये जो ब्राउनिश कलर में है, दिस इज इम्पेलर। होना यह है कि इसी इम्पेलर के ऊपर पानी आएगा या कूलेंट आएगा जो कि इस इम्पेलर को सर्कुलेट करेगा। और इसके अंदर जो ब्लेड्स आपको नजर आ रहे हैं, ब्लेड्स ब्लेड्स के एंगल और ब्लेड्स की डायरेक्शन पर ये स्पेसिफाई करेंगे कि इस कूलेंट को किस तरफ जाना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको कुछ इस तरह बनाऊं, ये लेट्स सपोज ब्लेड्स हूं और ये इस तरह सर्कुलेट करें, जाहिर बात है जो लिक्विड यहां से आप लेके आएंगे इसकी रोटेशन की वजह से वो बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये इसको बाहर की तरफ फेंकेगा ऐसे 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 ऐसे। और यहाँ पे कहीं पे एक होजिंग होगी, मैं इसको चलो ऐसे बना देता हूँ, तो थ्रू इज होज लिक्विड को बाहर की तरफ लेके जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि हम इस फ्लूइड को कुछ 50 फुट या 100 फुट तक ऊपर लेके जाए, इसलिए जो हम पंप की हमारी जो सिलेक्शन है वो आसान है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप। और ये काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, मतलब एक्शन इसका है जो प्रिंसिपल है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही ये काम करता है। हम बार बार कह रहे थे वाटर जैकेट्स का और वाटर बॉडी का। वाटर जैकेट्स क्या भला है? ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है पूरी की पूरी पिक्चर जो है बेसिकली ये इंजन ब्लॉक की पिक्चर है। दिस इज द पिक्चर ऑफ इंजन ब्लॉक। ये इंजन ब्लॉक का एक पिक्चर है, लेकिन इसमें से आपको कुछ होल्स नजर आ रही हैं। ये जितनी भी होल्स हैं ये वाटर, मैं इसको कहूंगा, इसको मैं कहूंगा, ठीक है, ये है, ये है, ठीक है, ये हुआ जितने ये सब के सब वाटर जैकेट्स, वाटर जैकेट्स, वाटर जैकेट्स। काम ये है कि यहाँ पे कूलेंट ने होना है, कूलेंट विल बी ओवर हियर, लेकिन कूलेंट ने स्टे नहीं करना, कूलेंट नॉट स्टे। स्टे बिल्कुल नहीं करना, बल्कि रिसर्कुलेशन होनी है बार बार कूलेंट। और इसी जिसको हम कह रहे हैं सिलेंडर को, सिलेंडर का जो हीट है या इनसाइड द हीट ऑफ द सिलेंडर, उसी को हम इस तरह ही डिसिपेट करते हैं कि कुछ हिस्सा यहाँ पे डिसिपेट होगा, कुछ यहाँ पे, ठीक है, सर इसका कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, एंड एट द एंड यू कैन टेक अवे some considerable amount of heat from the engine block। अब दोबारा अगर हम इस फ्लो शीट डायग्राम पे आए, क्योंकि वहां पे एक दफा बनाया गया था, यहाँ पे अगर हम इसको देखें गौर से तो जो मेन कंपोनेंट थे इस पूरे के पूरे सिस्टम में वो था, यहाँ पे एक इंजन था, ठीक है, वी आर हैविंग इंजन, इंजन के अंदर ब्लॉक्स हैं, इंजन ब्लॉक है, बाकी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और बाकी भी चीजें हैं जिनको कूल करना मकसूद है, जिनका टेम्परेचर डाउन करना मकसूद है। तो द कूलेंट विल बी फ्लोइंग, जिसका हमने जिक्र किया था कि इट विल बी फ्लोइंग इन स्पेशल पाथवेज। तो स्पेशल पाथवेज कौन से हैं? वो वाटर जैकेट्स हैं, वाटर जैकेट्स। उन्हीं वाटर जैकेट्स में से रिमेंबर कि ये कूलेंट कभी भी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो उसका रास्ता ही नहीं है। so it will be flowing between the, शायद ऐसा पॉसिबल है कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये दूसरा सिलेंडर है, ये तीसरा सिलेंडर है, तो इनके दरमियान ये फ्लो कर सकता है वाटर जैकेट्स में, यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन ये नहीं पॉसिबल कि ये यहाँ पे आए। सो इट विल बी फ्लोइंग
इन द इंजन ब्लॉक, और जैसे यहाँ पे आएगा नाउ जस्ट सेइंग कि इंजन को आपने स्टार्ट किया है और इंजन का टेम्परेचर है बहुत कम, सर्दियाँ हैं, ठीक है, या सर्दी नहीं है, चले सुबह सवेरे है, अब इंजन का टेम्परेचर है कम, तो यहाँ पे थर्मोस्टेट वाल्व है। थर्मोस्टेट वाल्व के बारे में हमने यही कहा कि इट विल ओनली ओपन व्हेन दी वैक्स पेलेट मेल्ट्स। अभी वो टेम्परेचर अचीव ही नहीं हुआ कि ये मेल्ट हो, तो ये वापस आएगा। तो जो हम एक ऑब्जेक्टिव कह रहे थे कूलिंग सिस्टम का कि इस इट हैज आल्सो टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द इंजन, तो वो ये है बेसिकली कि थर्मोस्टेट की वजह से इसका टेम्परेचर अब बढ़ रहा है। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ऑपरेट करे। अब लेट सपोज इंजन का, हर एक इंजन का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। लेट सपोज मैं ये कहूँ कि 1500 डिग्री ऑफ सेल्सियस इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तो अगर लेट सपोज उसका टेम्परेचर 1600 हुआ, एग्जैक्ट 1500 डजंट मीन कि इतना ही है, ये मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर लेट सपोज ये 1600 हुआ यहाँ का टेम्परेचर, तो जब ये कूलेंट यहाँ पे जाएगा तो उसी दौरान वैक्स पहले डीप पर मेल्ट होना है, उसने फिर मेल्ट होना है उस टेम्परेचर पे। जब वो मेल्ट होगा तो जारी बात है फिर रेडिएटर में वो कूलेंट आएगा, रेडिएटर के अपर पोर्शन में आएगा। रेडिएटर के अंदर फिर रेक्टेंगुलर ट्यूब्स हैं, फेन्स हैं, उनमें से इसका टेम्परेचर नीचे आते ड्रॉप होगा, और जब भी यहाँ पे आएगा तो ये मजीद ड्रॉप हुआ होगा, और फिर यहाँ से दोबारा आप इसको रीयूज कर सकते हैं, दोबारा रीयूज कर सकते हैं। इन दिस वे ये साइकिल इस तरह चल रहा होगा, इस पूरे का पूरा साइकिल इस तरह चल रहा होगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वाला फैक्टर भी इसमें से आ गया। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि हम इससे इजाफी अमाउंट ऑफ हीट को ब्लो ऑफ करें, तो वो हम यहाँ रेडिएटर में करते हैं। रेडिएटर में हम इजाफी अमाउंट ऑफ हीट को ब्लो ऑफ करते हैं टुवर्ड्स दी एनवायरनमेंट। अब एक और चीज है जिसको हम कहते हैं एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज क्या भला है? हम अगर एक एक हम ये कहते हैं, नजर आ रहे हैं, आते हैं, सुनते भी हैं, हमने ऑब्जर्व भी किया है कि जब भी आप वाटर को फ्रीज करते हैं तो इट एक्सपेंड्स। तो अगर लेट सपोज आप गाड़ी को किसी ऐसे जगह पे लेके गए जहाँ का टेम्परेचर नेगेटिव है, और आपने पूरी रात वहां पे गाड़ी खड़ी कर दी और उसमें से कूलेंट जो है वो वाटर है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि इसके पाइप्स बर्स्ट हो या कोई और कंपोनेंट इसका कोलैप्स हो। क्यों होगा? बिकॉज वाटर एक्सपेंड्स। हम करते हैं ये है एंटी फ्रीजिंग एजेंट को हम होना ही चाहिए कि इसको हम हर जगह पे इस्तेमाल करें जिस अब हवा भी हो, लेकिन ज्यादा वहां पे फिर रिकमेंडेड है। एंटी फ्रीज को हम ऐसा करते हैं कि वाटर के साथ एंटी फ्रीजिंग एजेंट, जो कि नॉर्मली केमिकली हम इसको इथाइलिन ग्लाइकोल भी कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। नॉर्मली ग्रीन इन कलर होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन ओकेजनली ये ग्रीन कलर में ही होता है। तो इन दोनों का इनका हम मिक्सर बनाते हैं। इससे फिर क्या होगा, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें चेंजेस आ जाती है। अगर लेट सपोज इसने -4 पे वो होना है, तो शायद इसके एडिशन की वजह से फिर ये शायद -25 डिग्री पे हो। हम इंक्रीज करते हैं बेसिकली, जिसकी वजह से फायदा ये होगा कि फ्रीजिंग कूलेंट की जल्दी अचीव नहीं होगी और बर्स्टिंग वगैरह का इशू नहीं होगा। साथ साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जहां कहीं पे भी प्योर वाटर पड़ा होगा तो वहां पे रस्टिंग के चांसेस ज्यादा हैं। इसकी वजह से वाटर प्लस एंटी फ्रीज, तो हम नो रस्टिंग, कोरोजन वगैरह, नो कोरोजन।
नो एरोजन। सवाल ये है कि हमने एंटीफ्रीज एजेंट यूज कौन कर रहा है, मतलब उसकी क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इट शुड बी इजीली सॉल्युबल विद वाटर। दूसरी बात ये है कि रस्टिंग वाला फैक्टर जो जैसे डिस्कस किया गया, रस्टिंग बिल्कुल नहीं चाहिए, नो रस्टिंग। अच्छा, इसके अलावा फॉरेन पार्टिकल्स भी नहीं आएंगे। और जैसे फ्रीजिंग पॉइंट का कहा गया, फ्रीजिंग पॉइंट उसको भी हम चेंज कर रहे हैं। दैट इज गॉट लॉट ऑफ इसके फ़वाइद हैं एंटी फ्रीज के। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एंटी फ्रीजिंग एजेंट को यूज़ करें। अभी इसी कूलिंग सिस्टम को, जो कि वाटर कूलिंग सिस्टम है, फॉर दोज जिनको अभी भी समझ नहीं आया, तो उनकी एक छोटी सी वीडियो है, आप इसको खामोशी से देखें, ऑब्जर्व कर लें। इसके बाद इंशाल्लाह फिर मज़ीद डिस्कशन करें। ये आपको पहले कहानी बता रहे हैं कि कूलिंग सिस्टम मतलब होना क्यों होना चाहिए, तो इसी एक एनिमेटेड वीडियो है। ये आपको 4 इवेंट्स के बारे में बता रहे हैं, जो इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट है। ये ग्रीनिश कैविटीज जो आपको नजर आ रही हैं, दीज आर नोन एज वाटर जैकेट्स। वाटर जैकेट के अंदर पे कूलेंट पड़ा है। ये इंजन ब्लॉक है, इंजन ब्लॉक के अंदर सिलेंडर्स हैं, और ये बेसिकली रेडिएटर का एक साइड व्यू है। तो रेडिएटर का जो लोअर पोर्शन है, जो कि अभी दिखलाया जा रहा है आपको, रेडिएटर का जो लोअर पोर्शन है, वहां से कूलेंट जिसका टेम्परेचर कम है, उसको वो लेके जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, देखें आप, वो इंजन ब्लॉक में आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें थर्मोस्टेट वाल्व को जरा देखें। यहाँ अगर आप देख लें तो थर्मोस्टेट वाल्व बिल्कुल क्लोज्ड है। इसका मतलब ये कि इंजन का टेम्परेचर अभी बड़ा नहीं है। अच्छा, दिस इज एन ऑक्सिलरी सिस्टम। नॉर्मली अगर आप व्हीकल के इनर कंपार्टमेंट में सर्दियों में हीटिंग को यूटिलाइज करने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये वो वाला केस आपको बतला रहे हैं। क्या अगर आप इंजन के हीट को यूटिलाइज करने में इंटरेस्टेड हैं तो। अभी देखिए टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, तो वैक्स प्लेट को देखें।
जी वैक्स की मेल्टिंग हुई और थर्मोस्टेट वाल्व खुल गया। अब वो कहाँ पे जा रहा है? रेडिएटर के टॉप में, अपर पोर्शन ऑफ रेडिएटर। रेडिएटर के टॉप में जो कूलेंट आया है दैट इज हैविंग हाई टेम्परेचर। तो अभी आपको प्रेशर केव के थ्रू ये बता रहे हैं कि प्रेशर केव में क्या हो रहा है। प्रेशर बढ़ गया, वहां पे रिलीज हुआ। They are having an overflow tank. अच्छा, अब देख रहे हैं वहां पे फिन्स भी आपको नजर आ रही हैं और टेम्परेचर प्रोफाइल से भी आपको दिख रहा है कि ऊपर से जब लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। देख लें कि अब हीट ट्रांसफर कैसे इंक्रीज हो रहा है। जो ब्लू ब्लू आपको नजर आ रहे हैं बेसिकली एयर पार्टिकल्स, और जब उनका इनके साथ कांटेक्ट आता है तो वो रेड हो जाते हैं। इसी तरह कूलिंग सिस्टम में कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चल रहा होता है। ओके जी, अगर हम दोबारा इसको सरसरी दोबारा देखें एक नज़र, तो कूलिंग सिस्टम में मेन कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जी, कोई बता सकता है? रेडिएटर होगा, along with radiator pressure cap you will be having thermostat valve, water jackets, water pump, and then there must be anti-freezing agent। अगर फ्लो शीट डायग्राम को देख लें तो this will be a closed loop system। Coolant will be circulating initially in the engine block and special pathways which are known as water jackets, और इन्हीं वाटर जैकेट में से हो के फिर थर्मोस्टेट की तरफ आएगा। if the temperature of the coolant is low, so it will be reversed back to the engine through the water pump, और अगर टेम्परेचर इसका ज्यादा है तो थर्मोस्टेट में जो वैक्स पेलेट है वो मेल्ट होगा। onward it will be going towards the radiator में if the pressure is very much high, through the pressure cape it will be released and considerably and efficient amount of heat or considerable amount of heat can be blown away from the radiator, क्योंकि वहाँ पे इसका environment या ये बाहर के environment की जो air है उसके साथ interaction होगी through fan और through blower वगैरह, और फिर वहां से जब इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा रेडिएटर के लोअर पोर्शन से दोबारा वाटर पंप इसको फोर्सफुली सक करके इंजन ब्लॉक में फिर भेजेगा, और इस तरह ये प्रोसेस चल रहा होगा। सो आई थिंक इट इज नॉट एज मच कॉम्प्लेक्स, तो इतना नहीं है, बहुत इजी है। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। जी, क्वेश्चंस आर वेलकम।
जी कोई है यहाँ पे कि सब सो रहे हैं? जाग रहे हैं सर, जाग रहे हैं। अच्छा, अजलाल जमील जी। एक बंदा कह रहा था कि हमें कोई समझ नहीं आ रही, तो काइंडली वो बंदा जो सामने आ जाए कि उसकी क्या समझ आई है उसे कि नहीं। जैन था वो सर। जी जैन था, जैन। जैन जी, जैन। वेर इज जैन? अच्छा, जिनको साउंड वगैरह का इशू था तो ये खैर रिकॉर्डेड भी है तो मसला नहीं, दोबारा भी वो देख सकते हैं। जी किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर, हमें तो क्लियर है। अच्छा। थैंक यू सर। अच्छा, सर अभी तो जो सीआर साहब हैं, लेक्चर देख अ, लेना सर, तो उसके बाद अच्छा मेरी बात सुने, फिलहाल आप ऐसा करें कि कमेंट पे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर्स लिख लें, और सीआर जो हैं वो रह जाएं, बाकी सब के सब वो फिर लीव कर लें। अटेंडेंस लगाएं, जो अटेंडेंस लगाने के साथ साथ फिर आप लीव कर सकते हैं। सर कनेक्शन प्रॉब्लम था इसलिए क्वेश्चन अभी लेक्चर ठीक से नहीं लिया है सर। ठीक है, कोई मसला नहीं है, फिर आप तो कमेंट सर सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ, कर दें। कोई मसला नहीं है। सर प्राइवेट में या डायरेक्टली क्लास में कमेंट करें? क्लास में कमेंट करें, या अगर प्राइवेटली भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सर प्राइवेट कमेंट करें या फोन नहीं है, इसी गूगल क्लासरूम में आप प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं थ्रू ईमेल। सर जी एक्सक्यूज मी सर। सर ये सारे लेक्चर्स अपलोडेड है सर। जी सर ये सारे लेक्चर अपलोड हो गए हैं सर ओके, ग्रुप। थैंक यू जी, सर। जितने हमने पढ़े हैं वो कर लिए हैं। और दूसरी बात ये है, खैर हमारी चूंकि क्लासेस ज़्यादा वो हुई, मुतासिर हुई हैं, ठीक है। सो हमने कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा लेनी है, अभी अभी से हम लेंगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लासेस, ताकि ओके। हम कोर्स को कवर अप करें। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। जी आई नीड ओनली सीआर, बाकी सब के सब लीव कर लें, अटेंडेंस लगा के लीव कर लें। एक्सक्यूज मी सर। जी उमर। सर ये क्लासेस ऑनलाइन होगी या फिजिकल, और लैब्स को क्या सीन है सर? ऑनलाइन? लैब्स फिलहाल चल रही हैं, ऑनलाइन ही चल रही होंगी, लेकिन फिर फिजिकली करी यूनिवर्सिटी कुछ पॉलिसी बनाएगी, उसी हिसाब से फिर आपको बता देगी। और सर बाकी क्लासेस तो ऑनलाइन है? फिलहाल ऑनलाइन है। अच्छा सर। सर फाइनल तक जो है ना ऑनलाइन नहीं है? आई डोंट नो, नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, वहां पे सिर्फ ये लिखा है कि टिल फर्दर ऑर्डर्स। ओके सर, थैंक यू। जी यार जल्दी जल्दी लिफ्ट कर लें जिन्होंने अटेंडेंस लगाई है। जी सर। जी सीआर कौन है, क्या नाम है सीआर का? जी सर, मैं उस्मान। अच्छा, उस्मान। जी सर। सर यहाँ हॉस्टल